Hello everyone, I hope you all are doing great. So today we are going towards chapter number 4, and this chapter is from the book Behave. Chapter 4 is A Truly Beautiful Mind. So the chapter name A Truly Beautiful Mind, you can easily get the meaning of this chapter. We are going to talk about a very beautiful mind, and a beautiful mind who made who made us shocked by his invention. Well, so the chapter starts with a question. That question is, who do you think of when you hear the word genius? आपके माइंड में ऐसा क्या आता है जब आप एक जीनियस वर्ड के बारे में सुनते हो? Who is a genius? कौन होते हैं जीनियस? What qualities do you think a genius has? आपके हिसाब से एक जीनियस में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं? So normally when we think about a genius, so we believe that he must be very smart, he or she must be very smart, and he or she must have so much knowledge about everything. कुछ इस टाइप की चीज़ें ऑर्गेनिकली हमारे माइंड में आती हैं. वेल, चैप्टर आगे बढ़ता है. वी स्टार्ट नाउ. वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago. यहाँ पे एक ऐसे लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं जो यंग है, जर्मन सिविल सर्वेंट है, एंड उसने पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को एक स्टॉर्म से बचा लिया, अपने अंदर समेट लिया. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers. 1905 में एक 26 साल के लड़के ने कुछ पेपर्स पब्लिश्ड करे जो उसकी सक्सेस के हो सकते थे, और उन पेपर्स में जो उसने डिस्कस करा वो क्या था? अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ एंड एनर्जी. उन पेपर्स में एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ के बारे में, एंड लाइट के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन था. हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स. अगर उनकी बातों की, उनके कामों की बात करें तो साइंटिफिक टर्म्स के हिसाब से या साइंटिस्ट के हिसाब से कुछ ही जर्नल्स के पेज ही लिखे गए हैं. बट चेंज्ड फॉर एवर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस. लेकिन जो भी उन्होंने करा, उस चीज़ से हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट स्पेस, अबाउट कॉस्मोस, वो बिल्कुल बदल के रख दी. टाइम एंड एंटायर कॉस्मोस, बिल्कुल हमारी जो सोच है टाइम को लेकर और पूरे कॉस्मोस को लेकर, स्पेस को लेकर, वो बिल्कुल बदल दी. एंड ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम्स ऑफ जीनियस. और उसके बाद जो जीनियस वर्ड है उसका एक तरह से हम कह सकते हैं एक सिनोनिम्स जो बनेगा वो आइंस्टाइन हम कह सकते हैं, बिकॉज द आइंस्टाइन वॉज वेरी जीनियस. सो दैट इज़ देयर. फर्दर यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है. 50 years आफ्टर हिज डेथ, एल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल रेन्स. उनकी डेथ के 50 साल के बाद भी आइंस्टाइन को आज भी जीनियस माना जाता है. आज भी उनको वही उपाधि दी जाती है. आज भी उनके बराबर का कोई हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते. सो ही वॉज वेरी स्मार्ट. पॉइंट नंबर 1 पे अगर हम बढ़ते हैं, सो एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 March 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ ओल्म. एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो पैदाइश थी वो 14 March 1879 में हुई थी, जर्मन में, और एक शहर में हुई थी, जो शहर का नाम है ओल्म में. विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस. और जब वो नॉर्मल, जब व्हेन ही वॉज बॉर्न, तो बहुत ही नॉर्मल से वो थे, और ऐसा किसी को नहीं पता था उस टाइम पे कि एक दिन ये कितना बड़ा काम करेंगे और इनकी किस्मत इतनी अच्छी है. ऑन द कंट्री हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज फ्रीक. टू हर हिज हेड सीम्स टू मच लार्ज. जब वो पैदा हुए तो उनका जो हेड था, उनका जो सर था, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, और उनकी मदर को ऐसा लगता था कि ही इज़ अ फ्रीक, और एल्बर्ट वॉज फ्रीक, कि वो बिल्कुल डिफरेंट है, बाकी से अनयूजुअल टाइप का है, कुछ कमी है उनके बेटे के अंदर. तो ऐसा उनको एक डर था, ऐसा उनको फील होता था. मूविंग, यहाँ पे फ्रीक वर्ड की मीनिंग भी दी है. अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल, डजेंट बिहेव और लुक लाइक अदर्स. पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. जब आइंस्टाइन जो है वो 2-2.5 साल के हो गए थे, तब भी वो बात नहीं कर पाते थे. नॉर्मली जब बच्चा साल भर का ही होता है तो इवन ही स्टार्ट स्पीकिंग एंड इवन वॉकिंग एज वेल. बट आइंस्टाइन के साथ ऐसा था, 2.5 साल के होने के बावजूद भी ही वॉज अनएबल टू स्पीक.
When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Finally क्या होता है, with the time he learned to speak, उन्होंने बोलना तो सीख लिया. But there was one problem. That problem was he uttered everything twice. वो जो भी बोलते थे, जो भी वो बुदबुदाते थे, वो twice करते थे, मतलब डबल बोलते थे. तो कोई भी लाइन बोली उसको फिर से रिपीट करते थे. Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. आइंस्टाइन जब थोड़े और बड़े हुए, जब खेलने लगे लोगों के साथ, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू मिंगल विद द चिल्ड्रन. वो लोगों में मिक्सअप नहीं हो पाते थे. आज के टाइम पे जैसा कि नॉर्मली हम बच्चों को देखते हैं, लोगों में मिक्सअप हो जाते हैं, खेल रहे हैं, दे फाइट, दे जस्ट शेयर देयर थिंग्स अमंग्स ईच अदर. बट आइंस्टाइन के साथ ऐसा नहीं था. वो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव थे और आई थिंक थोड़े से बोरिंग थे. दैट इज़ वाई हिज प्लेमेट्स बोलते हैं जो उनके साथ खेलते थे बच्चे, वो आइंस्टाइन को ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाने लगे, मतलब बोरिंग सा इंसान. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ सो मच ऑफ द टाइम. तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए आइंस्टाइन को ज़्यादातर टाइम अकेले ही खेलना पड़ा. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister, Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" अगर यहाँ पे खेलने की बात हो रही है, तो जब वो खुद में अकेले खेलते थे तो वो बहुत ही मैकेनिकल टॉयज़ को यूज़ करते थे. नॉर्मली वी ऑल हैव प्लेड विद कार्स एंड बैट बॉल एंड ऑल. बट आइंस्टाइन के साथ क्या था, ही प्रेफर्ड टू प्ले विद द टॉयज़, स्पेशली मैकेनिकल टॉयज़. वो टॉयज़ जो मशीनरी टाइप के हों, रोबोटिक हों, उनसे ही ये खेलते थे. और आफ्टर दैट उनकी एक सिस्टर आती है, उनकी एक बहन पैदा होती है. शी वॉज अ न्यू बॉर्न, जिसका नाम रखा जाता है माजा. तो जब आइंस्टाइन उसको देखते हैं तो बोलते हैं ठीक है, बट इसके पहिए कहाँ हैं. तो मतलब हियर यू कैन थिंक अबाउट हाउ मच ही वॉज इंडल्ज इन द थिंकिंग ऑफ द रोबोट्स एंड मशीनरी एंड ऑल्सो सिंपली द क्वेश्चन विच ही आस्क्ड दैट वॉज वेयर आर हर व्हील्स. इस बच्ची के पैर कहाँ हैं, सॉरी पहिए कहाँ हैं. सो व्हील मीन्स पहिए. ऑटो नॉजेबॉर द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स. यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है ऑटो नॉजेबॉर, ये एक हिस्टोरियन एंशियंट मैथमेटिक्स के हिस्टोरियन है. टोल्ड अ स्टोरी अबाउट बॉय आइंस्टाइन दैट ही इज कैरेक्टराइजेज एज अ लेजेंड. तो उन्होंने जो आइंस्टाइन को कैरेक्टराइज करा है वो एक लेजेंड से करा है, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक. और ये चीज़ बिल्कुल ऑथेंटिक भी है. एज ही वॉज अ लेट टॉकर हिज पेरेंट्स वर वरीड. और जो आइंस्टाइन थे, जैसा कि हम जानते हैं, वो एक लेट टॉकर थे, मतलब उन्होंने बहुत देर में बात करना शुरू करा था. हिज पेरेंट्स वर वरीड, और इस चीज़ को लेकर उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा वरीड, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे कि उनका बेटा बोलता क्यों नहीं है. At last, at the supper table one night, he broke his silence to say. एक बार क्या होता है कि रात का खाना होता है, बेसिकली सपर इज़ कॉल्ड अ मील, जिसको आप फुल पेट खाते हो. बेसिकली अ मील ऑफ ऑफ नाइट, जिसको आप भरपेट खाना खाते हो. तो जो एक रात का खाना ये लोग खा रहे थे, तो वहाँ पे होता क्या है कि आइंस्टाइन ब्रोक हिज साइलेंस. वो जो कभी नहीं बोलते थे, ये बोले. द सूप इज़ टू हॉट. जो वो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, जो सूप होता है खाने में वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था. द सूप इज़ टू हॉट. ग्रेटली रिलीव्ड. तो ये सुन के उनके जो पेरेंट होते हैं वो खुश हो जाते हैं. फाइनली देयर किड्स स्पोक. हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर. क्योंकि आइंस्टाइन ने फर्स्ट टाइम बोला और इतना परफेक्ट सेंटेंस बोला, देयर वाज़न्ट एनी मिस्टेक. सो दे थॉट दैट, और इवन दे सेड कि आज तक इसने अभी तक बोला क्यों नहीं, बिकॉज ही कुड स्पीक. एल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर. तो एल्बर्ट उस चीज़ को सुनते हैं और जवाब देते हैं, इसलिए मैंने नहीं बोला क्योंकि अब तक जितनी भी चीज़ें हो रही थी वो सारी चीज़ें फाइन थी, वो सारी चीज़ें ठीक थी. शॉकिंग. वेल, सो पॉइंट नंबर 3. अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन वुडेंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. एक बार की बात है, हेडमास्टर होते हैं, वो आइंस्टाइन के फादर से बताते हैं या कहते हैं कि आइंस्टाइन लाइफ में कुछ भी बनना चाहे, कोई भी प्रोफेशन को चूज़ करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आइंस्टाइन इज़ डिफरेंट एंड उसको किसी भी चीज़ में
किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलेगी. ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. किसी भी चीज़ में उसे सक्सेस नहीं मिलेगी. आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6. आगे आइंस्टाइन जो है वो वायलिन को प्ले करने लगते हैं, उसको सीखने लगते हैं. बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू. क्योंकि ये उनकी मदर की जो है एक तरह की विल थी कि आइंस्टाइन उनका बेटा जो है वो वायलिन वगैरह प्ले कर ले. ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग द स्किल्स थ्रू आउट हिज लाइफ. आगे चल के उनको इस चीज़ में काफ़ी शौक हो गया, इंटरेस्ट हो गया और पूरी लाइफ तक वो इस चीज़ को सीखने लगे. फाइन. पॉइंट नंबर 4 में आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है दैट इज़ बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल. जैसा कि आप देख रहे हो कि उनको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करा जा रहा है कि कोई कह रहा है कि वो कुछ भी लाइफ में बन नहीं पाएंगे, उनका माइंड बहुत बड़ा है, वो बोल नहीं पाते हैं. सो पीपल ऑलवेज डीमोटिवेटेड हिम. बट यहाँ पे क्या है, एल्बर्ट आइंस्टाइन बुरे नहीं थे. ही वॉज नॉट अ बैड पीपल. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच. एक बार वो हाई स्कूल में जब थे तो वो म्यूनिच में थे. वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड. जब 15 साल के आइंस्टाइन थे तो उनकी फैमिली जो है वो म्यूनिच में जाके शिफ्ट हो जाती है. और जब वो हाई स्कूल में थे ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. हाई स्कूल में उन्होंने हर सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करे. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन. यहाँ पे एक फैक्ट बताया जा रहा है कि जो आइंस्टाइन थे, जो स्कूल का रेजिमेंटेशन होता है, जो वे ऑफ टीचिंग है, उसके हमेशा खिलाफ रहे हैं. उनको तरीका नहीं पसंद आता था. एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर. और इसी वजह से कई बार उनके टीचर से क्लैश हुआ, मतलब लड़ाई हुई. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. और एक बार जब 15 ईयर्स के होते हैं तो वो बिल्कुल फेडअप हो जाते हैं, बिल्कुल थक जाते हैं, पक से जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं मैं स्कूल छोड़ दूंगा ताकि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊँ. तो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे आपका पूरा होता है. नंबर 5, राइट. सो लेट स्टार्ट दिस. द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स. तो जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्टडीज़ को छोड़ दिया था, उससे पहले साल की बात है कि जो एल्बर्ट के पेरेंट्स थे उन्होंने जो है वो मूव कर गए थे मिलान सिटी में. ठीक है. तो मिलान सिटी जो है वो इटली में है. और उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया था. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland. बहुत प्रोलॉन्ज डिस्कशन, बहुत लॉन्ग डिस्कशन के बाद जो आइंस्टाइन की विश थी कि वो एक जर्मन स्पीकिंग कॉलेज में पढ़ें जो कि स्विट्ज़रलैंड में था, वहाँ पे उनकी एजुकेशन स्टार्ट हो गई. इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक. और ये जो सिटी थी जो जहाँ पे ये इनका स्कूल था जर्मन स्पीकिंग, स्विट्ज़रलैंड जो था, यहाँ पे बहुत वो कंफर्टेबल थे क्योंकि यहाँ पे रूल्स, कस्टम, नॉर्म्स, बहुत रिजिड सिस्टम नहीं फॉलो किया जाता था. तो दैट इज़ वाई ही वॉज हैप्पी देयर. और वो कंपेयर यहाँ पे करते हैं स्विट्ज़रलैंड को म्यूनिक से कि स्विट्ज़रलैंड बेटर है. लिबरल वर्ड जो यहाँ पे दिया हुआ है उसका मतलब होता है विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर. मतलब जहाँ पे लोगों को समझा जाए वहाँ पे इस वजह से यहाँ पे लिबरल वर्ड का यूज़ हुआ है. Point number 6 is Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. आइंस्टाइन मैथ्स में बहुत अच्छे थे और उनको फिज़िक्स में भी बहुत इंटरेस्ट था. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज़ूरिक. और उनकी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई तो अपनी फर्दर स्टडीज़ को ही वांटेड टू कंटिन्यू इन यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ूरिक. राइट. सो ज़ूरिक इज़ अ यूनिवर्सिटी इन स्विट्ज़रलैंड. आगे है But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. साइंस ही सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें इन्हें इंटरेस्ट था. कुछ चेंजेस आ रहे थे. आइंस्टाइन जब यूनिवर्सिटी जा रहे थे, एक चीज़ और उन्हें बहुत ज़्यादा अपील कर रही थी, मतलब उन्हें उनको खींच रही थी अपनी ओर. डैशिंग यंग मैन मतलब उस टाइम काफ़ी वो यंग मैन थे. तो उनकी जो वॉलरस मुस्टैचेस थी, वॉलरस इज़ अ काइंड ऑफ शेप मैप एंड वॉलरस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सी एनिमल जो जिसके दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं. तो वॉलरस शेप की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस टाइप का होता है. ठीक है. तो आइंस्टाइन की जो मुस्टैचेस थी, जो मूंछ थी, वो वॉलरस शेप की थी. राइट. आगे है पॉइंट नंबर 7. ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मेलिवा मैरिक. उनकी एक फेलो थी जो साथ में उनके पढ़ती थी जिसका नाम मेलिवा मैरिक था. तो आइंस्टाइन को उस लड़की में काफ़ी इंटरेस्ट आया
whom he found to be a clever creature। और आइंस्टाइन को ऐसा लगता था कि वो बहुत ही क्लेवर क्रिएचर है, मतलब बहुत स्मार्ट है। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few Europe where women could get degrees। और जो ये यंग सर्ब लेडी थी, सर्ब बेसिकली वो सर्बिया से बिलोंग करती थी, इस वजह से उससे यहाँ पे सर्ब बोला गया है, दिस इज़ द वर्ड। और वो स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी में इसलिए पढ़ने आई थी बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन जूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू जूरिक में जो यूनिवर्सिटी थी वो कुछ ही यूनिवर्सिटी में से एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो वुमेंस को पढ़ने के लिए अलाउ करती थी और डिग्रीज प्रोवाइड करती थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। आइंस्टाइन को जो है उस लड़की के अंदर एली दिखा, मतलब एक फ्रेंडशिप दिखी। एली इज मीन्स फ्रेंडशिप। और अगेंस्ट द फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन इज़ अ वर्ड द पीपल हु आर अगेंस्ट ऑफ द लिटरेचर एंड आर्ट, तो उनको जो है फिलिस्टाइंस बोलता है, जो आर्ट वगैरह को पसंद नहीं करते हैं, लिटरेचर को पसंद नहीं करते हैं, नीचे इसकी मीनिंग दी हुई, और म्यूज़िक को पसंद नहीं करते हैं। सो दोज आर कॉल्ड द फिलिस्टाइंस। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड द यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। और ये लोग उनकी फैमिली में भी थे आइंस्टाइन की, और उनकी यूनिवर्सिटीज़ में भी थे। एक्चुअली उस टाइम पे जब आइंस्टाइन का पीरियड चल रहा था तो उस टाइम पे आर्ट को, म्यूज़िक को और लिटरेचर पार्ट को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, और इस चीज़ के उनकी फैमिली भी अगेंस्ट थी और उनकी यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ने वाले लोग भी अगेंस्ट थे। तो आइंस्टाइन को काफ़ी ऑड सा फील होता था कि वो बहुत अलग से अपने आप को महसूस करते थे। अब उन्हें जो एक फ़ेलो मिली तो उनका इंटरेस्ट जागा, क्योंकि जो मेलिवा मैरिक थी, उनकी जो फ़ेलो थी, उसको भी इस चीज़ में इंटरेस्ट था। आगे ही बढ़ते हैं। द यंग कपल फेल इन लव, आगे चल के दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। आगे चल के जब दोनों में प्यार हो जाता है तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन की इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी जितनी कि आज हैं, लाइक सेल फोन्स एंड अदर मोड्स। तो लेटर्स एक दूसरे को भेजने लगे। लेटर में जो लैंग्वेज वो यूज़ करते थे उसमें काफ़ी साइंस वगैरह का यूज़ करते थे। इट इज़ क्वाइट फनी। और वंस व्हाट हैपन, आइंस्टाइन रोट, आइंस्टाइन जो लिखते हैं अपने लेटर में, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। तो आइंस्टाइन यहाँ पे लिखते हैं कि हम कितना खुश होऊंगा मैं उस दिन जब हम दोनों मिल के अपने रिलेटिविटी जो उनका जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा करेंगे। यहाँ पे डुअल मीनिंग है इस चीज़ की, रिलेटिविटी को लेकर उनका एक प्रोजेक्ट भी है जो आगे डिस्कस करा जाएगा, एंड ऑल्सो जो उनका एक रिलेशनशिप है। तो जब दोनों इस चीज़ में वो सक्सेसफुल हो जाएंगे उस दिन आइंस्टाइन विल बी वेरी हैप्पी। पॉइंट नंबर 8, in 1900 at the age of 21 Albert Einstein was a university graduate and unemployed। जब 1900 के टाइम पे आइंस्टाइन की जो एज थी दैट वाज 21 ईयर्स ओल्ड, एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, और उन्होंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया था, बट ही वाज अनएम्प्लॉयड, उनकी कोई जॉब नहीं लगी थी, वो अनएम्प्लॉयड थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। तो जब वो अनएम्प्लॉयड थे तो उन्होंने कुछ टीचिंग के असिस्टेंट बने, कहीं पे टीचिंग पढ़ाने के लिए हेल्पर बन गए, और कुछ प्राइवेट लेसन्स, प्राइवेट कोचिंग्स वगैरह दी। बट 1902 में वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट, एक पेटेंट ऑफिस जो कि बर्न शहर में था, वहाँ पे पेटेंट ऑफिस में उनकी जॉब लग गई। पेटेंट ऑफिस की अगर हम बात करें, सो दैट इज़ अ पेटेंट मीन्स होता है एक डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी इन्वेंशन करने के लिए एक इन्वेंटर को जो राइट प्रोवाइड करता है। तो उस जगह पे इनको ये जॉब लग गई थी। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret। जब आइंस्टाइन की जॉब लग गई तो ऐसा माना गया था कि आइंस्टाइन जो लोगों ने इन्वेंशन करी है उस चीज़ की उस चीज़ को देखेंगे, उस चीज़ को समझेंगे। इन सारी चीज़ों के बजाय आइंस्टाइन हिमसेल्फ वॉज जस्ट डूइंग समथिंग सीक्रेटली, छुप के वो कुछ ना कुछ जो है डेवलप कर रहे थे अपने आइडियाज़ को, अपने सीक्रेट्स को, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट करने की एक चाह थी, तो वो सीक्रेटली उस चीज़ पे वो उनका ध्यान पूरा फोकस था। ही इज़ सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क। अच्छा, एक बार वो जोकिंगली अपनी जो डेस्क होती है, जिस जगह पे वो बैठ के काम करते थे, उसको फनिंगली एक बोलते हैं जो कि इन्वर्टेड कॉमास में आगे दी हुई है,
ब्यूरो ऑफ थेरेटिकल फिज़िक्स। ब्यूरो ऑफ थेरेटिकल फिज़िक्स का यहाँ पे मतलब है कि वो डेस्क जहाँ पे सिर्फ फिज़िक्स का काम होता है, मतलब इट वाज फुल ऑफ द टास्क एंड द थिंग्स ऑफ रिलेटेड टू फिज़िक्स। पेटेंट वर्ड की भी यहाँ पे मीनिंग दी है। देन वी मूव टू द पॉइंट नंबर 9। इन पॉइंट नंबर 9, one of the famous papers in 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. 1905 में आइंस्टाइन की एक स्पेशल थ्योरी थी जो कि रिलेटिविटी पर थी। जो रिलेटिविटी पहले भी हमने अभी वर्ड डिस्कस करा है। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, और इस थ्योरी के हिसाब से टाइम और डिस्टेंट ये दोनों ही चीज़ें एब्सोल्यूट मतलब एक जैसी नहीं होती हैं, और इनके अंदर जो मेजरमेंट रखी जाती है, जो इनका रिलेशन होता है वो इनके अंदर मौजूद नहीं होती है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey. आइंस्टाइन का कहना था कि अगर दो क्लॉक हैं, जो दो घड़ियां हैं, वो कभी भी एक जैसा टाइम नहीं देंगी अगर एक क्लॉक की जर्नी करा दी जाए और एक जो क्लॉक है वो अपनी पोजीशन पर रुकी रहे। If they come then it is if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other, और एक क्लॉक एक जगह पे स्टॉप रहे और एक क्लॉक को बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करा जाए तो उन दोनों के टाइम में डिफरेंसेस आ जाएंगे। From this followed the world most famous formula which describes the relationship between mass and energy। उसके बाद उन्होंने एक फार्मूला इन्वेंट करा जो कि मास और एनर्जी पे बहुत ज़्यादा बेस्ड था। दैट वाज E = mc²। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड फॉर एनर्जी। ये जो फार्मूला दिया गया है E = mc², इसमें E स्टैंड करता है एनर्जी के लिए, M स्टैंड करता है फॉर मास, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। और इस स्पीड को जो बताया गया है दैट इज़ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। फाइन। देन वी मूव एक यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, दैट इज़ व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल। यहाँ पे जो टाइम का वैल्यू बताई है वो कुछ इस तरह से दी है। व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। जब आप किसी एक अच्छी लड़की के साथ या जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना पसंद होता है, अगर आप उसके साथ 2 घंटे के लिए बैठते हो, व्हेन यू सिट फॉर 2 आवर्स, तो आपको ऐसा लगता है कि अभी सिर्फ 2 ही मिनट हुए हैं। एंड व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स इट सीम्स लाइक 2 आवर्स। और वही चीज़ जब आप 2 मिनट के लिए किसी हॉट स्टोव पर बैठते हो तो आपको लगता है 2 घंटे हो गए। ये चीज़ आपको अच्छे से शो करती है रिलेटिविटी, कि हम कितना रिलेटिव हैं चीज़ों को लेकर, और उस पर डिपेंड करता है टाइम। एंड द पॉइंट नंबर 10, while Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling। जब आइंस्टाइन जो है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इन्वेंशन कर रहे थे, लाइक दिस फार्मूला एंड द रिलेटिविटी, इन चीज़ों को सॉल्व कर रहे थे, इन मिस्ट्रीज़ को सॉल्व कर रहे थे, उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो अनरेवलिंग हो रही थी, मतलब कहीं ना कहीं ख़राब हो रही थी। अनरेवलिंग मीन्स स्टार्टिंग टू फेल, तो उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो ख़राब हो रही थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलिवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। एल्बर्ट जो थे वो मेलिवा से शादी करना चाहते थे अपनी स्टडीज़ को पूरा करने के बाद, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। लेकिन जो उनकी मदर थी वो इस चीज़ के अगेंस्ट थी, वो नहीं चाहती थी कि जो उनका बेटा है एल्बर्ट जो है वो मेलिवा से शादी करे। शी थॉट मेलिवा हु वॉज 3 years ओल्डर दैन हर सर। और यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं कि उनकी जो मदर थी वो ऐसा मानती थी कि जो मेलिवा थी वो उनके बेटे से 3 साल उम्र में बड़ी थी, तो इस वजह से उन्हें ये परफेक्ट मैच नहीं दिखता था। एंड ऑल्सो वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मेलिवाज इंटेलिजेंस। और उन्हें एक और टेंशन थी कि मेलिवाज जो थी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, बिकॉज उससे भी म्यूज़िक में, आर्ट में, लिटरेचर में इंटरेस्ट था, और वो बाय बहुत ज़्यादा स्मार्ट लड़की थी, तो वो नहीं चाहती थी कि एल्बर्ट के साथ कोई ऐसी लड़की शादी करे। शी इज़ अ बुक लाइक यू। और उन्होंने एक बार एक लाइन बोली थी एल्बर्ट से कि शी इज़ अ बुक लाइक यू, वो भी एक किताब की तरीके जैसे कि तुम हो, मतलब सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। और उसके बाद क्या होता है, जब आइंस्टाइन अपनी मदर की बातें सुनते हैं तो वेडिंग को कैंसिल फ़िलहाल कर देते हैं। अब आगे इनकी शादी होती है, कनेक्शन ख़त्म बिल्कुल हो जाता है, वो आगे आपको पता चलेगा। देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स पॉइंट नंबर 11। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। लेकिन 1903 के टाइम पे ये दोनों ही शादी कर लेते हैं। एंड हैड 2 sons। और उसके बाद उनके 2 बेटे होते हैं। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज
फॉल्टर्ड। लेकिन शादी के कुछ साल के बाद, बच्चे हो जाने के बाद, कुछ टाइम के बाद जो उनकी जो मैरिज होती है, जो शादी होती है, वो फॉल्टर्ड होने लगती है। फॉल्टर्ड मीन्स बिकमिंग वीक, कमज़ोर पड़ने लगती है। मेलिवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी एज अ हाउस वाइफ। तो जो मेलिवा थी वो भी वेरी स्मार्ट थी, उसके भी कुछ एम्बिशन थे, वो भी लाइफ में कुछ करना चाहती थी, बट शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो समवेयर समहाउ शी वॉज नॉट एबल टू कोप अप विद दी वर्क एंड विद दी पर्सनल लाइफ। और वो हाउस वाइफ बन के, एक टिपिकल जो हाउस वाइफ होती है वो बन के नहीं रहना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट। So after years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. तो काफ़ी दोनों में कहा सुनी होती रहती थी, अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी, इस तरह से फाइटिंग्स दोनों में चलती रहीं, लेकिन 1919 में डिवोर्स हो गया दोनों के बीच में, शादी टूट गई। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़िन एल्सा द सेम ईयर। और उसके बाद आइंस्टाइन ने उसी साल, जिस साल डाइवोर्स हुआ था, उसी साल अपनी कज़िन से शादी कर ली, जिसका नाम एल्सा था। ये पॉइंट्स आपको ये नेम्स जो हैं ये आपको ध्यान में रखने होंगे, ताकि आप आगे जब आप लिखें ये चीज़ तो आप भूलें ना। पॉइंट नंबर 12, आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर को इंसीडेड विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम। आइंस्टाइन का जो न्यू चैप्टर होता है, न्यू चैप्टर का मतलब ये, लास्ट टाइम पे जब उनकी मेलिवा से शादी टूट जाती है तो उसी ईयर वो एल्सा से शादी करते हैं। तो एल्सा से जब वो शादी करते हैं, एल्सा उनकी कज़िन थी, तो उस पर एक को इंसिडेंट होता है। को इंसिडेंट का मतलब एक ही साथ एक ऐसा कुछ करिश्मा टाइप का होता है उनके साथ, कि उनके जो पर्सनल लाइफ के साथ साथ उनकी जो प्रोफेशनल, उनकी जो वर्क लाइफ होती है वो फेम में आने लगती है। फेम में मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंचने लगती है, फेमस होने लगती है। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। 1950 में उन्होंने जो रिलेटिविटी पे अपनी थ्योरी लिख रहे थे, जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस चीज़ को उन्होंने एक जनरल थ्योरी को पब्लिश करा, जो उनकी थ्योरी थी उसको पब्लिश करा, और उस थ्योरी ने एक न्यू इंटरप्रिटेशन करी। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का एग्जाम्पल देना, किसी की मीनिंग को अच्छे से समझाना। और ये किस बारे में था? ग्रेविटी के बारे में था। ग्रेविटी जो अर्थ अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है, या एक ग्रेविटेशनल जो पुल होता है। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. 1919 में एक सन एक्लिप्स हुआ था, एक तरह का सूर्य ग्रहण हुआ था, और उस चीज़ का वो एक प्रूफ बन गया कि जो आइंस्टाइन ने पहले एक प्रेडिक्शन करा था वो बिल्कुल एक्यूरेट था। एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल सही था। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टाइन ने एक पहले जो प्रेडिक्शन करा था, जो थ्योरी निकाली थी, वो बिल्कुल सही से कैलकुलेट करी थी। वो क्या थी? क्योंकि जो ये एक्लिप्स जो ग्रहण हुआ था ये 1919 में हुआ था। इससे पहले ही आइंस्टाइन ने ये चीज़ बोल दी थी कि ये चीज़ ऐसे से ऐसी आगे चलकर होगी। हुआ क्या था कि जो लाइट फ्रॉम द फिक्स स्टार, जो स्टार्स की फिक्स लाइट होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। डिफ्लेक्ट मतलब होता है कि अपना डायरेक्शन को चेंज कर देगी, बिकॉज इट हिट बाय सम ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ से वो हिट होती है तो लाइट जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी। और सन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके बारे में उन्होंने पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया था। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और उसके बाद यही चीज़ जो है वो न्यूज़पेपर में प्रिंट होती है, और इस चीज़ को एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन माना जाता है। मतलब एक साइंस का एक नया जन्म सा माना जाता है। डिफ्लेक्टेड वर्ड की मीनिंग दी है, डिफ्लेक्टेड मतलब चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग। पॉइंट नंबर 13 में क्या है आपका? आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन 1921। 1921 में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, इसलिए उनको एक नोबेल प्राइज़ मिलता है। दिस इज़ अगेन अ वेरी big thing for him. He was showered with honor and invitation from all over the world and lauded by press. इसके बाद बहुत ज़्यादा वो फेमस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें ऑनर मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है, इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड से उन्हें इन्विटेशंस मिलते हैं कि आप यहाँ आ जाइए। एंड लॉडेड बाय द प्रेस। लॉडेड का मतलब होता है तारीफ़ करना, प्रेज़ करना। तो प्रेस यानी कि मीडिया के थ्रू उनको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलती हैं। पॉइंट नंबर 14 में व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। 1933 में बर्लिन में जहाँ पे वो थे वहाँ पे नाजिस की गवर्नमेंट आ जाती है, मतलब एडोल्फ हिटलर की टाइम आ जाता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी, जैसे कि एडोल्फ हिटलर का हम जानते हैं जो उनका वे ऑफ
वर्क था, वे ऑफ रूलिंग था, दैट वाज वेरी क्रूअल। तो फाइनली जो आइंस्टाइन थे वो इमिग्रेट कर जाते हैं, मतलब उस जगह को छोड़ देते हैं, जर्मनी को छोड़ के, फिर वो यूनाइटेड स्टेट चले जाते हैं। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. 5 सालों के बाद उसके क्या होता है कि द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन होता है आपका जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, उसके लिए जो वे ऑफ मेकिंग एटम बॉम्ब्स होता है, उस तरीके को जर्मन और एडोल्फ हिटलर के टाइम पे बना लिया गया था। तो होता क्या है कि जो अमेरिकन लोग होते हैं वो बिल्कुल टेंशन में आ जाते हैं। अमेरिकन को ये चीज़ पता चलती है कि जर्मनी में इस चीज़ का एक तरीका निकला है, इससे एक एटम बॉम्ब बन जाएगा। तो इससे क्या होता है, अमेरिकन फिजिस्ट जो होते हैं, अमेरिकन के जो फिजिक्स के लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अप्रोर हो जाते हैं। अप्रोर का मतलब अपसेट हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फेसिज्म। और उस टाइम पे जर्मनी में आइंस्टाइन की तरह जो और लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा फेसिज्म, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया था। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसे कि आइंस्टाइन ने बहुत सी चैलेंजेस को फेस किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजिस कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम। अब लोगों के मन में एक डर था कि नाजिस की जो गवर्नमेंट है, जो नाजिस सरकार है, वो कभी भी एटॉमिक बम बना लेगी। एटॉमिक बम जैसे कि हम जानते हैं एक बहुत ही डेंजरस थिंग है। इन पॉइंट नंबर 15, एट द urging of a colleague, Einstein wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939। आइंस्टाइन का जो एक फ्रेंड था वो आइंस्टाइन को अर्ज करता है। अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्रेसिडेंट को लेटर लिखो। तो उसके रिक्वेस्ट करने के ऊपर आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट। उसकी रिक्वेस्ट पे आइंस्टाइन जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट का यहाँ पे नाम दिया हुआ है फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट। और जो ये लेटर लिखा जाता है वो 2 अगस्त 1939 में लिखा जाता है। In which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port। इस लेटर में बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन करते हैं कि जिस तरह का ये बॉम्ब है, अगर ऐसा एक भी बॉम्ब अगर उसको एक्सप्लोड, अगर उसको यूज़ में लाया जाता है, किसी भी पोर्ट पे अगर उसको ब्लास्ट किया जाता है, तो पूरा का पूरा पोर्ट तबाह हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग्स टेरिटरी। और ना ही वो सिर्फ पोर्ट, आसपास की जो टेरिटरी हैं वो भी पूरी बर्बाद हो जाएंगी। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। उनके जो वर्ड्स थे, इस चीज़ का ये बात फेल नहीं हुई, ऐसा आगे चल के साबित हो जाता है। द अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। और दूसरी चीज़, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होते हैं वो सीक्रेटली एटॉमिक बम खुद बना लेते हैं। मतलब उन्हें जब पता चलता है कि उनका जो दुश्मन है वो एटॉमिक बम की तैयारी कर रहा है, तो अमेरिकन्स क्या करते हैं, सीक्रेट मतलब छुप कर खुद भी एक एटॉमिक बम की तैयारी करते हैं और बना के तैयार भी कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। और उसके बाद उस एटॉमिक बॉम्ब को बनाने के बाद वो हिरोशिमा और नागासाकी पे उसको छोड़ भी देते हैं इन अगस्त 1945। ये हिस्ट्री में भी आपने मे बी यू मस्ट हैव रेड दैट इन हिरोशिमा एंड नागासाकी द यूनाइटेड स्टेट जस्ट थ्रू द एटॉमिक बॉम्ब इन 1945 अगस्त। इन पॉइंट नंबर 16, आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। जब आइंस्टाइन को ये चीज़ पता चलती है कि नागासाकी और हिरोशिमा पर अटैक हुआ है, वो भी एटॉमिक बॉम्ब का, और यूनाइटेड स्टेट के थ्रू ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो इस चीज़ से ही वॉज डीपली शेकन, मतलब वो अंदर से बिल्कुल थर्रा से जाते हैं और वो बिल्कुल टूट से जाते हैं। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। और इस बार जो है वो एक लॉन्ग ऑफिशियल लेटर लिखते हैं। पब्लिक मिसिव का मतलब होता है एक लॉन्ग ऑफिशियल लेटर जो लिखा जाता है, मतलब लंबा सा उन्होंने लिखा। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उस लेटर में वो वर्ल्ड गवर्नमेंट की फॉर्म करा जाए, इसकी रिक्वेस्ट करते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट, जैसा कि आप जानते हो कि आपका एक वर्ल्ड गवर्नमेंट भी होती है जो सारी कंट्री के रूल्स और रेगुलेशंस को देखती है कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री पे ऐसे ही अचानक से कोई अटैक ना कर दे। तो एक सेफ्टी पर्पस से सारी कंट्री उसका पार्ट बनती हैं। तो आइंस्टाइन यही चाहते थे कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बने जो पूरी वर्ल्ड की हो, और इस तरह की चीज़ें कोई किसी पे इजीली अटैक ना कर पाए। बिकॉज अगेन आइंस्टाइन वॉज अगेंस्ट ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन, और ही वॉज अ गुड ह्यूमन एज वेल।
अनलाइक द लेटर टू रूसवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। जैसे कि होता क्या है उस टाइम पे जो इनका ये लेटर होता है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं उनके कहने से गवर्नमेंट बना दी जाए। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। उसके बाद टाइम बीतता जाता है और आइंस्टाइन जो होते हैं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो पॉलिटिक्स में उतर जाते हैं। agitating for an end of the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy। और जो ये आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में उतरते हैं इनके खुद के ओन बेनिफिट्स नहीं होते हैं, उनका जो एजिटेटिंग मतलब एजेंडा जो होता है वो चाहते थे कि ये जो आर्म्स बिल्डअप है जो एक दूसरी कंट्री पर अटैक करना है इसका एंड हो जाए। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर द पीस एंड, और जैसा कि हम जानते हैं आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे तो अपनी पॉपुलैरिटी को यूज़ करते हैं और कैंपेन लोगों को समझाते हैं और इस चीज़ के मिशन बनाते हैं कि लोग पीस और डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ें, लोग सुख से शांति से रहें और डेमोक्रेसी रहे। डेमोक्रेसी जैसे कि आज हमारी कंट्री में है तो डेमोक्रेसी जो है वो अपनाई जाए, लोग खुद इलेक्ट करें, डिसीजंस लोगों को प्रॉपर पता हो कि क्या हमारी कंट्री कर रही है। In last point 17, when Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। 1955 में 76 ईयर की एज में आइंस्टाइन की डेथ हो जाती है और जो उनकी जो डेथ होती है उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। आइंस्टाइन को एक विजनरी माना जाता है। विजनरी इज़ बेसिकली हु कैन थिंक अबाउट अ फ्यूचर, जो फ्यूचर देख सके, जो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट में अज्यूम करके उसको सॉल्व करे, उन लोगों को विजनरी बोला जाता है। सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड द वर्ल्ड सिटीज़न, और दुनिया भर का उनको एक सिटीज़न माना जाता है, और मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। और आइंस्टाइन को जो एक वर्ड दिया जाता है दैट इज़ अ साइंटिफिक जीनियस, और वो साइंटिफिक के जीनियस बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो पूरा आइंस्टाइन का कंप्लीट होता है।